लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर हैं जो इनके बीच में फ्यूज़न होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो इन दो स्ट्रक्चर के बीच में होता है। स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ अपना फ्यूज़न स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर का ये पर्टिकुलर पार्ट हेड रीजन है जिसके मोस्ट ऑफ 2/3 पार्ट में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के आगे एक वेसिकल प्रेजेंट होती है। इस वेसिकल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि बैरियर जो सेकेंडरी oocyte में होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और ये एक्रोसोम किससे बना है? ये गोल्जी बॉडीज़ ने बनाया है। गोल्जी बॉडीज़ इस एक्रोसोम को फॉर्म करती है। फिर इसका नेक रीजन है, फिर इसका मिडिल पेस है और फिर इसका टेल रीजन है। यानी जो हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर है उसको 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं: हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पेस एंड टेल रीजन। जो नेक रीजन है उसमें देखिए यहाँ पर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है और यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल होता है। यहाँ से डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सोनीम जो कि इसका फिलामेंट है वो अराइज होता है और जिसका 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आप सेल में पढ़ते हो। ठीक है, इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एक हेलिकल अरेंजमेंट में अरेंज होती है, यानी हेलिकली वो यहाँ पर अरेंज होती है इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर। इस अरेंजमेंट को हम टर्म देते हैं निबंध कर्ण, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का हेलिकल अरेंजमेंट है उसको यहाँ पर हम टर्म दे रहे हैं निबंध कर्ण। और फिर ये आपका टेल रीजन है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो oocyte के साथ फ्यूज़ करेगा और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये जो ओवम है उसका खुद का सेंट्रियोल नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में ये एंटर कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन करना, जिससे कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी गेन करके वेजाइना से, यानी जो सर्विक्स का, हम वेजाइना का एंड सर्विक्स के माउथ पर गए वहाँ से फैलोपियन ट्यूब तक जाना है तो इसको एटीपी चाहिए जो कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। और टेल रीजन, टेल की इसकी मूवमेंट होती है, टेल भी मूवमेंट करता है और मूवमेंट, इस टेल की मूवमेंट, लैशिंग मूवमेंट इसको ऊपर असेंड होने में हेल्प करती है। यानी टेल और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी है उसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर एनुलस होती है जो आपका टेल रीजन है और मिडिल पेस के बीच पर ये एक स्ट्रक्चर होती है एनुलस। और एनुलस बेसिकली किसका रिमेन्स है? मैनचेटी का, मैनचेटी। देखिए मैनचेटी बेसिकली ये कलेक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जब हमारा स्पर्मेटिड होता है तो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में डिफ्रेंशिएट होता है। स्पर्मेटिड एक ओवल स्ट्रक्चर है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और ये फिर स्पर्मेटिड एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर यानी स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है। तो जो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है ड्यूरिंग दिस चेंज वो इसको लेंथ वाइज इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को हम बोलते हैं मैनचेटी। और अगर हम मैच्योर स्पर्म में देखें तो ये एनुलस की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो हमारा ओवुलेशन के टाइम पर जो स्ट्रक्चर रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट करेगा और हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या क्या है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte में यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सराउंड करती है।
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं या एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, क्योंकि विटेलाइन मेम्ब्रेन के चारों ओर का स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर का स्पेस है, तो इसे हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। और यहाँ पर जो जब ये ओवुलेशन हुआ तो ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पर इलोंगेटेड फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होती है एक लेयर के फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और जो हमारा पेरीविटेलाइन स्पेस है और कोरोना रेडिएटा के बीच में यहाँ पर एक ये लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किसने बनाया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? इसको सेकेंडरी oocyte इसको रिलीज करता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, यानी यहाँ पर कोई सेल नहीं है, यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन ही इस लेयर को बनाते हैं। तो अगर मैं सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में देखूँ तो आउटर टू इनर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा है, फिर जोना पेलुसिडा है, फिर पेरीविटेलाइन स्पेस है और फिर एग मेम्ब्रेन है। यानी आउटर टू इनर हमारी जो स्ट्रक्चर है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, पेरीविटेलाइन स्पेस और एग मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इन दो स्ट्रक्चर के बीच में फ्यूज़न होना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कि कैसे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हमारा स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और कैसे वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, थैंक यू।